हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस परसेंटाइल बूस्टर बैच में। आज हम लोग करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 1 जो है काइनेमेटिक्स के ऊपर। बेटा अब बात यहां पर आती है, अब ये नई शुरुआत है, ठीक है। अब मैं कुछ बच्चों के कमेंट्स पढ़ भी रहा था, ठीक है, उसमें कम्युनिटी पोस्ट में, तो उसमें कुछ बच्चे ये थे कि सर थ्योरी से स्टार्ट करना। अब बात देखो यार, पहली बात होता है कि रेस्पॉन्सिबल हो बनिए, ठीक है। थ्योरी अगर आप करेंगे तो सेकेंड अटेम्प्ट फिर से आ जाएगा, फिर आप कहेंगे प्रैक्टिस नहीं है। आपके लिए जो लेजेंड 2.0 सीरीज चलाई गई थी मंजिल की, उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पर आपकी पूरी थ्योरी करवाई गई है, राइट। जो छोटी मोटी चीजें रह जाती हैं क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था, वो हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे। तो अगर आपको थ्योरी की रिक्वायरमेंट है तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चंस नहीं, अभी पहले आपको थ्योरी ही पढ़ना है, तो आपके वो लेक्चर्स कराए गए हैं, ठीक है। उसमें सभी टीचर्स ने पूरी जान लगा के पढ़ाया है, तो आप प्लीज एक बार अपनी थ्योरी वहां से कवर कर लीजिएगा। इन केस अगर आपके पास टाइम बचता है, ठीक है, अगर मान लीजिए आप अच्छी स्पीड से करते हैं, तो अगर आपके पास 2x की स्पीड है, आपने पढ़ लिया, तो फिर आप यहां पर आके इसको ज्वाइन जरूर करिएगा। रीजन बीइंग, जरा देखो बेटा कि कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अब बात आती है कि सर 1.5 घंटे में हमारे पास जो ये लेक्चर है काइनेमेटिक्स का, ये तो इतना बड़ा चैप्टर है। यस ऑफ कोर्स इतना बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमें क्या करना है, वो मेन PYQs उठाने हैं जो काफी रिपीटेटिव फॉर्म में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि और PYQ सॉल्व करें। जब आप PYQ सॉल्व करते हैं तो बेटा आपको क्या करना होता है, कई बच्चे कहते हैं सर हमने सारे लगा लिए लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहे। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि अगर आपने बहुत सारे PYQs लगाए फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हो, क्योंकि उसका पीछे का रीजन यह है कि जब आप PYQs लगाते हैं तो आप उसके कंसेप्ट के बारे में सोचते हैं। अब आप क्या कर रहे होंगे, या तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर निकाल लिया किसी तरीके से बाय हुक और द क्रुक, या तो सॉल्यूशन देख लिया, क्वेश्चन नहीं हुआ, सॉल्यूशन देख लिया और आपने कह दिया कि ये हो गया मेरा क्वेश्चन, लेकिन आपने वो क्वेश्चन खराब कर दिया। जब तक आपसे क्वेश्चन ना हो उसके बारे में सोचिए, समझिए कि क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। अपनी अगर हो पाए तो नोटबुक खोल के उसके पीछे की थ्योरी को एक बार देख लीजिए। अगर आपको थ्योरी याद नहीं आ रही है, क्या फॉर्मूले यूज हो रहे थे याद नहीं आ रहे, आप खुद से करिए पहले। अगर आप खुद से करते हैं तो उसका इंपैक्ट आपके दिमाग पे ज्यादा दिन तक रहता है, आपको याद रहेगा कि आपने एक्चुअली में किया क्या है, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन को मानते हैं कि आपने वो क्वेश्चन किया। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन ट्राई किया, आंसर गलत हो गया, आपने सॉल्यूशन देखा, फिर कहा कि हाँ यार ये तो सही है, तो वहां से आपको रिकॉलिंग नहीं होगी, वहां से आपकी लर्निंग नहीं होगी, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चंस को खुद से समझना है, उनके पीछे के कंसेप्ट को समझना है। और अगर आप प्रीवियस स्टूडेंट्स जो इस बार जेईई अटेम्प्ट 1 में जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो उन्होंने भी यही बात बोली है कि हमने PYQs ढंग से करे थे, उनके पीछे के कंसेप्ट एंड लॉजिक को ढंग से समझा था, तो वहां से हमारा काफी इंप्रूवमेंट हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग भी उसी चीज को फॉलो करेंगे। डिविएट मत होइएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। डिविएट अगर आप होंगे कि सर मैं क्या ये भी लगा लूं, मैं ये भी लगा लूं, नहीं, आप एक मिनिमम सेट की तैयारी से अपनी अच्छी एक रैंक पा सकते हैं जेईई मेंस में। तो आप मिनिमम सेट क्या है, आप लेक्चर देखिए, उसको अच्छे से रिवाइज करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और क्वेश्चंस करिए, दैट्स इट। आपको 10 जगह पर अभी नहीं जाना है, आपका टाइम कंस्ट्रेंट है। अब होता क्या है, स्टार्टिंग का जोश है कि मैं सारी किताबों के काइनेमेटिक्स लगा दूंगा, अरे नहीं पॉसिबल है। एक किताब में 1000 क्वेश्चन, अगर आप 1000 क्वेश्चन सिर्फ काइनेमेटिक्स के लगाएंगे तो भाई थर्मोडायनेमिक्स के कौन लगाएगा, आप ही को लगाने, समय ही नहीं बचेगा। तो कम से कम क्वेश्चंस जो आपके रेलिवेंट हैं उसको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इस टाइम पर भी अपने आप को संभाल लेगा, क्योंकि आपकी ये 2 साल की आदत है इधर उधर भागने की। अब वही बात है, जो बच्चा यहां से कंट्रोल करता है वही बच्चे होते हैं कि सर मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में परसेंटेज सर परसेंटाइल 70, 60, 50 थी और बाद में 97, 98, 99 हो गई। ये वो बच्चे हैं जो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, इस पूरे टाइम में पहली गलती से सीखते हैं और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। एंड आई होप कि आप भी उन्हीं में से कुछ बच्चे होंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा, आज हम लोग करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के बारे में, ठीक है। और इसमें हमारा कंप्लीट काइनेमेटिक्स 1D एंड 2D दोनों है। इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्राफ्स, रिलेटिव वेलोसिटी एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, मतलब सारे हमारे पास टॉपिक्स यहां पर रहेंगे। अब आता है हमारे पास जो ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस, देखो मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चन के कंसेप्ट को जरा आपको यहां पर समझना है, ठीक है। अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, फॉलोइंग ग्राफ शोज v² वर्सेस x प्लॉट, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। अब जरा ध्यान से समझो, सर हमने तो सर xt ग्राफ पढ़ा है, vt ग्राफ पढ़ा है, ठीक है, और at ग्राफ पढ़ा है। ये v² वर्सेस x का ग्राफ हमें क्या बता रहा है? यहां पर अगर आपके पास कभी भी v² वर्सेस x का ग्राफ आए, ठीक है, तो इसके 2 तरीके होते हैं कंसेप्ट में अगर आप देखें, ठीक है। कंसेप्ट में अगर आप देखें तो आप
आप अपनी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से भी जा सकते हैं, या फिर आप कहें कि देखिए सबसे पहले बेसिक है कि y इक्वल टू, एक आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, y इक्वल टू mx प्लस c, आप अपनी स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। y एक्सिस पर आपका v स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं इसका भी स्लोप निकाल लूं तो ये m है, ठीक है। आपका x एक्सिस में x है और इसका एक कांस्टेंट है, कुछ इस प्रकार से आ गया। अब इन्होंने क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। अब याद करिए कि अगर मेरे पास, मैं यहां पे अभी कैलकुलेशन कर लूंगा, ठीक है। अब मेरे पास यहां से कंसेप्ट क्या है, अब जो बच्चा कंसेप्ट के पीछे दौड़ेगा वो यहां समझेगा कि आपका v और x का एज अ फंक्शन आ गया, v एज अ फंक्शन ऑफ x, ये आ गया। और अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछी जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है, a की अगर आप बात करेंगे तो ये v dv बाई dx आ जाएगा, हाँ या ना, यही तो आएगा। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका क्या आएगा, 2v आगे चला गया dv बाई dx, ये आ गया इक्वल टू m, x का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट का हट गया, और ये आपका आ गया 2a इज इक्वल टू m, a इज इक्वल टू m बाई 2 आपका आ गया। m इज योर स्लोप, m इज योर स्लोप। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको स्लोप डिवाइडेड बाय 2 करना था। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास स्लोप क्या होता है, tan थीटा, है ना। तो आप यहां से देखें तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर आप थीटा ले लीजिए, तो यहां पर आपका जो स्लोप आएगा tan थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपका हो रहा है यहां पर 20 और बेस है आपका 10, तो 20 डिवाइड बाय 10, तो दैट इज अवर 2, तो ये आपका 2 है। तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 2, 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, दैट इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। ये मेथड 1 है कि आपको इक्वेशन दे रखी है, आप इक्वेशन को बेसिकली एनालाइज करें और सॉल्व करें, ये मेथड 1 हो गया। अगर हम लोग बात करें कंसेप्ट 2 से, और ये भी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपनी इक्वेशन देखें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax, ठीक है। अगर आपका v स्क्वायर और x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाए तो ये इक्वेशन भी लगाई जा सकती है। जरा ये समझना, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप यहां पर देखें तो कुछ आपको इस प्रकार से दिखेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax प्लस यू स्क्वायर, और यही तो आपका y इक्वल टू mx प्लस सी था। और हम लोग यहां पे इक्वेट क्या कर रहे थे, m इज इक्वल टू 2 इंटू a की बात करें तो m बाय 2। तो ये आपको याद रखना है कि v स्क्वायर वर्सेस x का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ जाएगा तो आपको इस टाइप से रहेगा। सर अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आया तो वो आपको इक्वेशन देंगे, अगर आपको इक्वेशन देंगे तो आप ये नहीं लगा पाएंगे, आप बेसिक मेथड वाला तो जरूर लगाएंगे। यहां पर आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं होगी, आपकी कोई जनरल इक्वेशन होगी। कंसेप्ट समझना, सर अगर यहां पे कर्व हुआ तो या कुछ भी हुआ तो आपको इक्वेशन वो मेंशन करेंगे, क्योंकि मैं अगर यहां पर ऐसे बोल दूं कि ये कर्व है, बताओ इसकी इक्वेशन, आप नहीं बता सकते जब तक वो मेंशन ना करें, राइट। तो वो आपको मेंशन करेंगे तो आपका बेसिक मेथड रहेगा। अगर स्ट्रेट लाइन है, वी स्क्वायर वर्सेस एक्स ग्राफ अगर आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो आपके लिए ये इक्वेशन लगाना आसान भी है, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन में इनिशियल दर ये देखना, इंटरसेप्ट जो है वो यू स्क्वायर है, तो अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी इसी क्वेश्चन में पूछी जाती, इनिशियल वेलोसिटी अगर पूछी जाती तो वो अंडर रूट ऑफ इंटरसेप्ट आ जाता, ठीक है। आपसे एक्सेलरेशन जब पूछा गया तो वो स्लोप का आधा m बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपका कंसेप्ट है जो आपको इसके साइमल्टेनियसली सीखना है, ठीक है। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर, द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द सेम पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब जरा देखो, पहला v स्क्वायर वर्सेस x था, अब है v वर्सेस x। इस वाले ग्राफ में आपको क्या सोचना है, ठीक है, कि सर ये भी तो हमें नहीं दे रखा है। तो मैंने कहा यार अगर आपको v वर्सेस x कभी भी इस प्रकार के ग्राफ आए तो सबसे पहले आप देखना कि वो कहीं ना कहीं आप उस ग्राफ को इंटरप्रेट आसानी से कर पा रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं इसके लिए, ठीक है, तो ये y इक्वल टू mx प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, तो y पर है आपका v। अगर आप स्लोप की बात करें तो tan थीटा निकालते तो ये tan थीटा आपका कितना आता, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट। सर माइनस क्यों लगाया, स्लोप इज नेगेटिव, राइट। तो यह आता आपका माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस इंटरसेप्ट इज वी नॉट। आपने मैथ्स में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी सीखी होगी, तो ये वही है बेसिकली। अब भूल जाओ कि आपका ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, अगर मान लो क्वेश्चन आपका ये होता
कि मैं आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे दूं और एक्सेलरेशन पूछ लूं, तो आप क्या करते हैं भाई? आप यही करते हैं कि सर एक्सेलरेशन इज v dv बाई dx होगा सर। तो बस इन्होंने क्या करा है कि ये वाली चीज आपको ग्राफिकली दे दी है कि आप ग्राफ से ढूंढिए, और ये आपका वेलोसिटी क्या आया है? माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट, ये दे दिया है। तो निकाल लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है? अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगर x कर दूं तो ये क्या आएगा? dv बाई dx आ जाएगा आपका, दैट विल बी माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 और v नॉट का 0। अगर मैं एक्सेलरेशन, ये आपका कंसेप्ट हो गया बेटा, ठीक है। अगर मैं यहां से एक्सेलरेशन की बात करता तो वो होता v इंटू डीवी बाई डी एक्स बेटा। तो v क्या है आपका? यही पूरा मलबा है, माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट, और डीवी बाई डी एक्स आपका कितना है? माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट, ये है राइट। अगर आप एक्सेलरेशन की बात करें तो माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, वी नॉट का स्क्वायर बाय एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स, और ये आ जाएगा माइनस वी नॉट का स्क्वायर बाय एक्स नॉट, कुछ ऐसा। अगर आप ध्यान से देखें अभी भी इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, मींस आंसर आपका स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, ठीक है। इसका आपका पॉजिटिव स्लोप है और इंटरसेप्ट आपका माइनस सी है। तो एक ऐसी लाइन देख लीजिए जिसका स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है। स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, डी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। तो वी स्क्वायर वर्सेज एक्स एंड वी एक्स ग्राफ की एनालिसिस ये है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम अ नोजल ऑफ अ शावर ऑनटू द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर्स, ठीक है। हम लोग डायग्राम बनाना है, आपको यहां पर याद रखना है कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो डायग्रामेटिक चले जाना, क्योंकि आप काफी सारा डेटा को यहां लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपका जो शावर है दैट इज एट ए हाइट ऑफ 9.8 मीटर्स, तो बेटा ये आपको दे रखा है, ठीक है। द ड्रॉप्स फॉल्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ईच ड्रॉप फॉल्स आफ्टर टाइम टी, मान लेते हैं आफ्टर टाइम टी, कोई टाइम है हमारे पास टी, ओके। व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर एट दैट इंस्टेंट द थर्ड ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल। अब जरा देखना, इन्होंने क्या बोला कि जब देखिए यहां पर आपका एक टैप हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। इस वाले स्टेटमेंट, अब पूरा क्वेश्चन इस स्टेटमेंट से निकल रहा है। व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर at that instant the third drop begin to fall, locate the position of the second drop from the floor when the first drop strikes the floor। समझ रहे हो? अब जरा देखना, मैंने क्या बोला कि हर टी टाइम पर एक ड्रॉप गिर रही है। तो मान लीजिए पहली ड्रॉप गिरी, तो पहली ड्रॉप आ रही है, टी टाइम हो गया, तो फर्स्ट ड्रॉप आपकी यहां होगी और सेकेंड ड्रॉप आपकी यहां होगी। ऐसे ही कुछ हुआ होगा, ये टी टाइम तक फॉल कर गया होगा, है ना। टी टाइम तक ये नीचे गया, तभी दूसरी ड्रॉप आई, सेकंड ड्रॉप आपकी यहां पर है ना। अब क्या हुआ, इसके बाद ये और नीचे गया। इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि ये जमीन पर पहुंच गया। सेकंड वाली ड्रॉप आपकी, फर्स्ट ड्रॉप जमीन पर आ गई, सेकंड कितना टाइम चल चुकी है? टी टाइम चल चुकी है। ये कितना टाइम चल चुका होगा? 2t टाइम चल चुका होगा। और आपकी थर्ड ड्रॉप इज जस्ट बिगिन टू ड्रॉप, ये जो आपकी तीसरी ड्रॉप है जस्ट फॉल करने वाली है। तो अगर मैं टाइम इंटरवल टी ले रहा हूं तो क्या ये समझ आया कि ये टी सेकंड तक नीचे गिरा है और ये 2t सेकंड तक नीचे गिरा है। तो मतलब जो भी इनिशियल वेलोसिटी अगर आप देखें तो 0 है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट में हमारे पास 2h/g होता है बेटा। ये वाला टाइम और ये वाला टाइम अलग है। फॉर फर्स्ट ड्रॉप अगर मैं बात करूं, टाइम ऑफ फ्लाइट वॉज 2t और ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 इंटू h/g। तो हम लोग t निकाल लेते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 इंटू h/g। और अगर आप देखें 2t इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 इंटू h की वैल्यू भी आई थिंक 9.8 थी, ये भी 9.8 ले लीजिए, ये हमारे पास हट गया। t इक्वल टू √2/2 1/√2 सेकेंड्स, दैट इज योर टाइम इंटरवल, ठीक है। अब सेकेंड ड्रॉप के बारे में बताना और आंसर, ये आखिरी वाली गलती ना हो, जमीन से ये कितनी हाइट पर है इसके बारे में हमें बताना है। व्हाट शुड बी दिस, ये वाली हाइट हमें बतानी है। मैं इसको h प्राइम कह देता हूं। क्वेश्चन रीड कर लेना, कई बच्चे ऊपर से निकाल देते हैं।
ठीक है, लोकेट द पोजीशन ऑफ द सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर करते हैं कि यार ये तो टी सेकंड तक गिरा था। ठीक है, तो अगर हम लोग सेकंड ड्रॉप की बात करें, सेकंड ड्रॉप, ठीक है, तो हमारे पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं। u की वैल्यू आपकी 0 है, s इक्वल टू हाफ, मैं नेगेटिव लूंगा तो नीचे डिस्प्लेसमेंट है, आप लेना चाहें तो, या कई बच्चे गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, हाफ इंटू 9.8 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा 9.8 डिवाइड बाय 4, ये आ गया। ठीक है, अब हमें फ्रॉम द ग्राउंड चाहिए था, फ्रॉम ग्राउंड अगर मैं बात करूं तो वो कितना डिस्टेंस होगा, 9.8 माइनस 9.8 बाय 4, तो 9.8 आपका बाहर आ जाता, तो ये होता 3/4। ठीक है, इसको कैलकुलेट आउट कर लीजिए। जमीन से निकालने के लिए बात बोली गई है बेटा हमारे पास। ठीक है, तो 9.8 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, दैट इज 7.35। ठीक है, मीटर्स, 7.35 हमारे पास मीटर्स रहेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन बेटा आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h, ये कई बार रिपीट हुआ है इसलिए आपको ध्यान से करना है। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक टावर है जिसका हाइट हमारे पास h है, ऐसे। ठीक है, और आपने एक बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका है इस प्रकार से। ठीक है, अपवर्ड विद अ स्पीड u, ये आपने u से फेंक दिया। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज, अब जरा देखो, ये जमीन पर पहुंची, ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, इस प्रकार से ये जमीन पर यहां पर हिट करेगा, है ना। तो इसका जो टाइम है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। अगर ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने वाले टाइम की बात करूं तो टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा बेटा, दैट विल बी टाइम ऑफ एसेंट होगा बेटा। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट दैट इज u बाई जी। और टोटल टाइम, अब यहां पर कंसेप्ट क्या आपको याद करना है, पुराना क्वेश्चन भले ही है लेकिन एक छत पे से किसी बॉल को ऊपर फेंके या नीचे फेंके तो टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली आपको निकालनी आनी चाहिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये है हमारे पास टू रीच द मैक्सिमम हाइट। टोटल टाइम इज n टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, क्वेश्चन में ये कह रखा है ना। देखो जरा स्टेटमेंट, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट टू टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ, द रिलेशन बिटवीन h, u एंड n इज। अब कंसेप्ट आपको मैं जो बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन से, ठीक है, कि अगर आपका कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि किसी हाइट h पर से आपने एक बॉल को ऊपर फेंका है u, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे जाएगा, अगर आप नीचे फेंकेंगे तो डायरेक्टली चला जाएगा, है ना। तो इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं कि ऊपर तक का अलग टाइम निकालते हैं, फिर यहां से यहां का अलग टाइम निकालते हैं, ऐसा करते हैं। आपको डायरेक्टली इक्वेशन पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है बेटा, s आपका डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट होता है, गलती मत करना। जो क्वेश्चंस में डिस्टेंस पूछा जाता है कई बच्चे s निकाल के आ जाते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट मार्क कराते हैं और गलत हो जाता है। ठीक है, तो और ये हमारे पास ए एक्सेलरेशन है u, ये ऊपर जाए या नीचे जाए, एक्सेलरेशन आपकी हमेशा नीचे थी, तो आप डायरेक्टली लिखिए इस पॉइंट से ये ऊपर गया तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट 0, जब ये नीचे जाएगा तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट माइनस h हुई। u आपका पॉजिटिव था तो प्लस u इंटू टी। सर प्लस क्यों लगा रहे हो, ये एक वेक्टर इक्वेशन है बेटा, साइन के साथ रखा जाता है, माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर, ये आपका आ गया माइनस h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर आप देखें तो हमारे लिए अगर देखें तो माइनस 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर, यह आ गया। इसको इस साइड ले जाते हैं, जी टी स्क्वायर माइनस 2ut माइनस 2h इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब जरा देखना, हेयर t इज द टोटल टाइम, है ना, ये जो हमारे पास t था, ठीक है, यहां पर जो आपका t है, t इज अवर टोटल टाइम, सीधे आ रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने क्या रखा है माइनस h। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, g इंटू टी का स्क्वायर माइनस 2ut माइनस 2h, 2ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर आप देखें तो माइनस 2h इज इक्वल टू 2u टी माइनस 2h, 2u इंटू टी का स्क्वायर, ये आपका आ गया माइनस 2u इंटू टी का स्क्वायर, ये आपका आ गया माइनस 2u इंटू टी का स्क्वायर, ये आपका आ गया माइनस 2u इंटू टी का स्क्वायर। ये आपका आ गया माइनस 2u इंटू टी का स्क्वायर, ये आपका आ गया माइनस 2u इंटू टी का स्क्वायर, ये आपका आ गया माइनस 2u इंटू टी का स्क्वायर, ये आपका आ गया माइनस 2u इंटू टी का स्क्वायर, ये आपका आ गया माइनस 2u इंटू टी का स्क्वायर, ये आपका आ गया माइनस 2u इंटू टी का स्क्वायर, ये आपका आ गया माइनस 2u इंटू टी का स्क्वायर, ये आपका आ गया माइनस 2u इंटू टी का स्क्वायर, ये आपका आ गया माइनस 2u इंटू टी का स्क्वायर, ये आपका आ गया माइनस 2u इंटू टी का स्क्वायर, ये आपका आ गया माइनस 2u इंटू टी का स्क्वायर, ये आपका आ गया माइनस 2u इंटू टी का स्क्वायर, ये आपका आ गया माइनस 2u इंटू टी का स्क्वायर, ये आपका आ गया माइनस 2u इंटू टी का स्क्वायर,
इक्वल माइनस 2h इक्वल टू 0, ये आएगा। एंड वी नो हमारे पास t इज इक्वल टू n टाइम ऑफ एसेंट, तो t की वैल्यू n टाइम्स ऑफ u बाई जी रख सकता हूं, है ना। तो इस इक्वेशन में डाल देते हैं g इंटू एन यू बाय जी का होल स्क्वायर माइनस 2u इंटू एन यू बाय जी माइनस 2h इक्वल टू 0। इसको अगले पेज पे ले लेते हैं बेटा, ठीक है। तो यह आ जाएगा g इंटू एन यू बाय जी का होल स्क्वायर माइनस 2u इंटू एन यू बाय जी माइनस 2h इक्वल टू 0। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आएगा एन स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है, बाय जी माइनस 2n यू स्क्वायर बाय जी माइनस 2h इक्वल टू 0। जी ले लीजिए, एन स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2n यू स्क्वायर माइनस 2h जी इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ रही है। अब हम लोग इसको अपने फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है, जैसे इन्होंने कहा है 2gh को या gh को सेपरेट आउट करिए, क्या पैरामीटर बन रहा है। तो अगर हम लोग उसको इस साइड ले जाएं तो ये n कॉमन ले सकते हैं, n यू स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर बचेगा आपका n और यहां पर बचेगा 2, n चला गया, u स्क्वायर चला गया, n माइनस 2 इज इक्वल टू 2gh। ये आपका फॉर्म बन रहा है। तो एन यू स्क्वायर इंटू एन माइनस 2, एन यू स्क्वायर इंटू एन माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू 2gh। सी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इन्होंने आपका कंसेप्ट क्या यूज करा है, टाइम ऑफ एसेंट पूछा और टोटल टाइम निकालने का आपका तरीका भी चेक करवाया। तो आपको याद रखना है कि अगर सर नीचे फेंक देते तो क्या करते हैं, तो बस u की जगह आपका माइनस u होएगा, अपने आप ये इक्वेशन सेट करके टाइम आपको बता देगी। चला जाए अगले क्वेश्चन पर बेटा। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्राफिकल क्वेश्चन, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें रिलेटिव वेलोसिटी एंड ऑल सारी आएंगी। 2 stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff 240 meter high with the initial speed of 10 meter per second and 40 meter per second। क्वेश्चन जरा सुनना, इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास 240 मीटर की एक क्लिफ है, ठीक है, इससे आपने 2 बॉल्स को फेंका है, एक को शायद 40 से फेंका और एक को शायद 10 से फेंका, भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक को 40 से फेंका है और एक को 10 से फेंका है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट ग्राफ रिप्रेजेंट द टाइम वेरिएशन ऑफ द रिलेटिव पोजीशन। अब ये रिलेटिव पोजीशन का भी है क्वेश्चन, रिलेटिव वेलोसिटी का भी है, मोशन अंडर ग्रेविटी का भी है और आपका ग्राफ का भी। 3 टॉपिक आपके मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। ये मैं मार्क कर रहा हूं क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। हमें इन दोनों के बीच की रिलेटिव पोजीशन का ग्राफ बनाना है। ऑफ द साउंड स्टोन क्या कह रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, सेकेंड स्टोन होगा यहां पर, ठीक है, यहां पे ऑफ सेकेंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। अज्यूम स्टोन डू नॉट रिबाउंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड एंड निग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, टेक जी इज इक्वल टू इतना, द फिगर आर स्कीमेटिक एंड नॉट ड्रॉन टू द स्केल, ठीक है। तो हमें रिलेटिव पोजीशन का ग्राफ बनाना है, क्लियर। आइए अब जरा यहां पर समझना बेटा, हमने दोनों को एक साथ प्रोजेक्ट कर दिया। रिलेटिव पोजीशन मतलब भाई देखो 40 से फेंका है तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा हाइट तक जाएगा और फिर ये जमीन पर गिरेगा। आपने इसको 10 से फेंका है तो ये कम हाइट तक जाएगा और ये ऐसे गिरेगा। किसी भी टाइम पर अगर मैं एट एनी टाइम हम लोग बात करें x इज इक्वल टू या y s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है ना बेटा, है ना। किसी भी टाइम पर इनकी रिलेटिव पोजीशन, ये कहीं होगा ये कहीं होगा, उनके बीच का रिलेटिव पोजीशन निकालें तो मान लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट वाला कौन सा था, ये गलती ना हो जाए। द रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकेंड स्टोन इज इतना विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है। तो ये 40 वाला आपका सेकेंड स्टोन है और ये आपका फर्स्ट स्टोन है, ठीक है। तो जरा हम लोग S2 निकालते हैं। S2 क्या होता, 40 इंटू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर, यही होता। अगर मैं S1 की बात करता तो ये होता 10t माइनस हाफ GT स्क्वायर। जिनके दिमाग में ये डाउट आ रहा है सर थोड़ी देर के बाद तो ये नीचे हो जाएंगे तो वेलोसिटी नेगेटिव, बेटा ये अपने आप सेट करता है वेक्टर इक्वेशन, घबराने वाली बात कतई नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग विद S2 माइनस S2 विद रिस्पेक्ट टू 1 की बात करें तो S2 माइनस S1 करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, हमारे पास 40t माइनस हाफ GT स्क्वायर
ये माइनस हमारे पास 10t, ठीक है, 10t माइनस हाफ GT²। ध्यान से देखिए ये आपका हो जाएगा 30t। S2 माइनस S1 विल बी योर 30t, ठीक है। तो पहला पार्ट आपका स्ट्रेट लाइन दे रखा है, इसीलिए इन्होंने स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब टाइम जरा देखना 8, यहां पर भी 8 ही है, ठीक है। 8 8 8, यहां 12 दे रखा है, यहां 8 दे रखा है। फिर उसके बाद की कहानी है, उसको समझते हैं। भाई देखो, जब तक ये दोनों हवा में हैं, देखो दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गई। तो बस इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन का हमारे पास ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जमीन पर पहले गिर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जरा पहले इसकी बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ वन ऑफ फर्स्ट। आप बात करते हैं, अभी टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना सिखाया है, -240 इज इक्वल टू 10t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये आपका 5 हो जाएगा, तो 5t² माइनस 10t माइनस 240 इक्वल टू 0। अगर आप ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे 8 सेकेंड आएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे 8 सेकेंड आएगा। कहने का मतलब ये वाला 8 सेकेंड पर आके रेस्ट पर हो जाएगा, और रेस्ट पर है लेकिन ये तो हवा में ही होगा, ये तो एक्सेलरेटेड होगा, ये अभी भी हमारे पास एक्सेलरेटेड होगा, हाँ या ना। जब तक दोनों जमीन पर नहीं गिरेंगे तब तक इनकी रिलेटिव पोजीशन सेम नहीं होगी। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? जब ये दोनों गिर जाएंगे तो ये भी -240 पर है, ये भी -240 पर है, तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 0 आ जाएगा, दोनों एक ही जगह पर है। लेकिन ये 8 सेकंड पर जमीन पे गिर गया, लेकिन उस समय ये हवा पर है। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ सेकंड। टाइम देखो कितना क्वेश्चन, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो ये आसान हो गया, वैल्यू सेम रखी है एनसीईआरटी वाली, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन में एनसीईआरटी की वैल्यूज भी सेम थी, सिर्फ ग्राफिकली ये पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आप सेकंड वाले के लिए कहते हैं तो -240 इज इक्वल टू 40t माइनस हाफ इंटू 10t²। ये 5 हो गया, तो 5t² माइनस 40t माइनस 240 इक्वल टू 0। जब आप सॉल्व करेंगे t की वैल्यू 12 सेकंड आएगी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का क्यों मैं इसको लेके आया हूं, उसका रीजन यही है। ये क्या कह रहा है, ये ग्राफ कह रहा है कि इनके बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि दे रहा है, ये देखो हमारे पास एक्सेलरेशन कट रही थी, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है 12 सेकंड तक। नहीं भैया, ये 8 सेकंड पर जमीन पर गिर गया है, उसके बाद इसकी एक्सेलरेशन आपकी 0 हो गई है और इसकी एक्सेलरेशन a है। क्लियर? तो अगर आप यहां पर बात करें, ठीक है, तो ये वाला तो ऐसी गलत हो गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि 8 सेकंड पर इनका ग्राफ ऐसा है, फिर 12 सेकंड तक ऐसा है। ये 8 और 12 सेकंड समझ गए, 8 पहला वाला गिर गया है, 12 दूसरा वाला गिर गया है। अब जरा समझना इसके बाद की कहानी कैसे समझे। ये स्ट्रेट लाइन कह रहा है, ये कर्व कह रहा है और ये ऐसे कह रहा है। जरा अब इसको समझते हैं, ठीक है। जरा देखना, आफ्टर फर्स्ट हैज फॉलन ऑन ग्राउंड, अगर मैं इसकी बात करूं तो S1 आपका कितना हो जाएगा, -240 मीटर्स हो जाएगा, और S2 अभी भी आपका क्या चल रहा होगा, 40t माइनस हाफ 10t², या 40t माइनस 5t², ये चल रहा होगा, क्योंकि ये अभी भी इन एयर है। क्या है? इन एयर है। तो अगर मैं S21 निकालता तो S2 माइनस S1 करते तो S2 क्या आता आपका, 40t माइनस 5t² माइनस ऑफ -240, ये आता आपका 40t माइनस 5t² प्लस 240, कुछ इस प्रकार से। अगर आप रिलेटिव पोजीशन देखें S21, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन आ रहा है टाइम के साथ, है ना। देखो यहां पर ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला ऑप्शन आपका फिर से एलिमिनेट आउट हो रहा है, ये कह रहा है लीनियर जाएगा 12 सेकंड तक। अब बात आती है ये वाला क्वाड्रेटिक है या फिर हमारे पास ये वाला क्वाड्रेटिक है। अब लॉजिकली जरा ये चीज समझना, जब हमारे पास ये जमीन पर गिर रहा होगा, ये स्लोप, इस स्लोप की एनालिसिस करना, इस स्लोप में ये स्लोप और एक ये वाला स्लोप। अगर आप ध्यान से देखें, एक पार्टिकल
एक पार्टिकल रुका हुआ है, इस रिलेटिव पोजीशन, अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं तो ये रिलेटिव वेलोसिटी देगा, हाँ या ना? सर आपको कैसे पता? क्योंकि आपको नहीं पता है। सिंपल सी जवाब, ये चेंज इन पोजीशन ये आपको दे रहा है y2 माइनस y1 स्लोप अपॉन t2 माइनस t1। दो पार्टिकल्स के आपस में पोजीशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिलेटिव वेलोसिटी ही तो होता है। अब ये क्या कह रहा है कि उसमें पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। अरे भाई, एक पार्टिकल जमीन पर रुका हुआ है और जब ये आएगा तो ये बहुत तेजी से आएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो थोड़ी ना होगी। या तो ये हमारे पास आ रहा है और हवा में आते 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 ऐसे रुक जाए, तब रिलेटिव वेलोसिटी फॉल करते समय रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती। लेकिन ये इधर है, मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से भी आ रहा है, तो इसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी तो 10 होगी ना भाई। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो आपने स्लोप इस टाइप से जीरो की तरफ करा है ये गलत हो गया, ये वाला आपका आंसर सही है। तो सी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। अब ये आप समझ सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कितना अच्छा था। अगला क्वेश्चन है, अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स एट अ स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास एक पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है, मान लेते हैं इस टाइप से, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही है आपका। और ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर्स, ये है 60 मीटर्स की आपकी ट्रेन, ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटे की ये स्पीड से चल रही है। अनदर फ्राइट ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आपकी दूसरी ट्रेन हमारे पास है जो चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। The ratio of the time taken by the passenger train to completely cross the freight train when they are moving in the same direction in the opposite direction। अच्छा, दोनों केसेस आपसे सॉल्व करा लिए और उन टाइम्स का रेशियो पूछ लिया है। इन्होंने क्या बोला, ये है आपकी पैसेंजर ट्रेन, ध्यान से देखना, ये है आपकी पैसेंजर ट्रेन, ये है आपकी फ्राइट ट्रेन, मतलब जो रेलगाड़ी वो वाली होती है ना, मालगाड़ी वो वाली समझ लीजिए। अब इनके बीच में कोई गैप है या नहीं ये इन्होंने नहीं दे रखा है, तो मैं मान के चलता हूं कि गैप नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है ना, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये हो गया राइट। अब जरा यहां पर समझना, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो टाइम क्या होगा, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन, तो केस 1 हम लोग ले लेते हैं, जब इन्होंने बोल रखा है, ठीक है, व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। सेकंड केस हम किसको सॉल्व करेंगे, केस 2, कि आपकी एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन आपकी ये है, इसकी डायरेक्शन इधर है 30 किलोमीटर पर आवर और इधर है आपकी 80 किलोमीटर पर आवर, राइट, यही था ना 80 किलोमीटर, हाँ 80 एंड 30 60, और इसका लेंथ कितना है हमारे पास 120 मीटर, ठीक है, 120 मीटर्स। तो ये वाला केस अलग हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, और 60 है ना, और 60 मीटर्स। अब जरा ध्यान से देखना, जब हमारे पास दो ट्रेन्स सेम डायरेक्शन में चलेंगी, ठीक है, सेम डायरेक्शन, पहली बात है जो स्पीड, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बेसिकली लगा सकते हैं, ठीक है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, क्योंकि दोनों चल रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी का ही कंसेप्ट है। हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू फ्राइट ट्रेन ले लेते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो उसको रेस्ट पर मान लेंगे, तो ये आपका कितना आएगा, वीपी माइनस वीएफ, ठीक है। तो वेलोसिटी ये है आपका 80 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्राइट ट्रेन इज 30 आई कैप, तो ये आ गया आपका 50 आई कैप, ठीक है। तो आपका जो टाइम आएगा दैट विल बी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है, जरा ये चीज समझना, इसके इस टायर को देखना, अगर ये टायर चलते चलते यहां तक आ गया तो इस टायर ने कितना चला 120 मीटर, क्या ओवरटेकिंग हो गई, नहीं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर चल रहे हैं, ओवरटेकिंग अभी नहीं हुई। जब ये वाला टायर इसका यहां से बढ़ते बढ़ते 60 मीटर और आगे जाएगा तब ये ओवरटेकिंग होगी कंप्लीट, हाँ या ना यार। अगर मान लो दो ट्रेन चल रही है, दो ड्राइवर हैं, दोनों ड्राइवर एक दूसरे को देख पा रहे तो ओवरटेकिंग थोड़ा ना हुई, अभी तो बराबर है। जब तक दूसरी वाली ट्रेन पूरी अपनी लेंथ आगे नहीं निकल पाएगी तब तक ओवरटेकिंग नहीं मानी जाती। तो ये हमारे पास डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा, हमारे पास 120 प्लस
हमारे पास 60, ये पूरा लेंथ चलना पड़ेगा। अब स्पीड आपकी हो जाएगी 50, तो ये आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 50, ये आ गया। तो हम लोग इसका क्योंकि रेशियो लेना है तो अभी इसी प्रकार से रख लेते हैं, ठीक है। और अच्छा, हमारे पास स्पीड मीटर पर सेकंड में है क्या? नहीं, किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे ही रखता हूं, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि रेशियो लेना है, बाद में कट जाएगा हमारे पास, ठीक है। 5/18 वाला वो फैक्टर ही कट जाएगा। तो मान लेते हैं T1 ये, ठीक है। अब बात आती है T2 की। अगर मैं बात करूं ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी पता है रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो वेलोसिटी पैसेंजर एंड फ्राइट, तो वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू फ्राइट विल बी वीपी माइनस वीएफ। कुछ बच्चे यहां गलती ना करें इसलिए कर रहा हूं। तो ये आपका है 80 आई कैप और माइनस, और ये है -30 आई कैप। तो ये आपका हो गया 8 9 10 11 110 आई कैप, ये आ गया, राइट। किलोमीटर पर आवर में ही है। लेंथ अभी भी उतना ही चलना पड़ेगा। अगर आप फ्राइट ट्रेन को रोके तो ये वाला पहले 120 चलेगा, ये 60। तो T2 की अगर आप बात करें तो 120 मीटर्स डिवाइडेड बाय 110 हमारे पास किलोमीटर पर आवर में ही हमारे पास है। क्योंकि हमें रेशियो लेना है तो कन्वर्ट करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला था, टाइम टेकन फर्स्ट केस का T1/T2। अगर मैं T1/T2 की बात करूं तो T1 आ रहा था 120 डिवाइडेड बाय हमारे पास 50, राइट। 50 अपॉन 5/18 ऊपर नीचे दोनों में कट जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 110। तो ये 11/5 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। चला जाए आगे बेटा। अगला क्वेश्चन है जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन। क्यों मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूं? इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा रिपीट हुए। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। ध्यान से समझना, आपको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, दैट इज 80 प्लस BT स्क्वायर माइनस CT क्यूब। आपको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, ठीक है। वेयर A, B, C and R द कांस्टेंट, व्हाट आर द व्हेन द पार्टिकल अटेन जीरो एक्सेलरेशन। अब स्टेटमेंट भाई, जीरो एक्सेलरेशन देन वेलोसिटी विल बी। ये कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें आपके पूरे कंसेप्ट्स को रिकॉल किया जा सकता है। अब कभी भी जो बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन से डरते हैं, आप सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझिए, ठीक है। सर हमें नहीं समझ आता कब इंटीग्रेशन करनी है, कब डिफरेंशिएशन करनी है। बहुत सिंपल सी बात है भाई। अगर आपका कभी भी पोजीशन के बारे में दे रखा है और आपसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी, ठीक है, तो या तो आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए या फिर ग्राफ में आप स्लोप देख लीजिए। मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। v = dx/dt होता है और ग्राफ में स्लोप ऑफ xt ग्राफ। सिंपल। अगर आपको वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रखी है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन इज dv/dt हमारे पास, या स्लोप ऑफ vt ग्राफ। सिंपल सी बात। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दे रखा है और वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इधर डिफरेंशिएशन जा रहे हो तो उधर इंटीग्रेशन होगा। a dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 से T2 विल नॉट बी वेलोसिटी, विल बी चेंज इन वेलोसिटी। गलती मत करना बेटा, बहुत बच्चों को ये गलती करते हुए देखा है, ये गलती आपको नहीं करना। कुछ बच्चे कहते हैं इंटीग्रेट करके वेलोसिटी मिलेगी, नहीं, चेंज इन वेलोसिटी आपको यहां पर मिलेगा। और अगर आपको वेलोसिटी देके x के बारे में पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन v dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 से T2 दैट विल बी चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट मिलता है, फाइनल पोजीशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपके लिए ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक्सेलरेशन का v dv/dx वाला कंसेप्ट भी आपको याद रखना है। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी ये कब यूज करते हैं, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। अगर x पर डिफरेंशिएट कर रहा है तो आप एक्सेलरेशन ऐसे निकाल सकते हैं। अब बात आते हैं इस पे। देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा है x = 80 प्लस BT स्क्वायर माइनस CT क्यूब। अब बोला क्या है, जब एक्सेलरेशन 0 होगी तब वेलोसिटी क्या है। तो पहले एक्सेलरेशन 0 कब होगी ये निकाला जाए, है ना। तो x एज अ फंक्शन ऑफ t, तो वेलोसिटी आपकी क्या होती, dx/dt बेटा। तो क्या होता, a + 2BT माइनस 3CT स्क्वायर। और अभी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, a क्या होता, dv/dt बेटा। डिफरेंशिएट कर दो एक और बार, ये 0 हो गया, 2b माइनस 6CT ये आता। इन्होंने कहा जब एक्सेलरेशन 0 है तो मैंने कहा भैया टाइम निकाल लेते हैं,
है ना। तो 2b माइनस 6ct इक्वल टू 0, तो 2b इज इक्वल टू 6ct, तो ये हमारे पास b बाय 3c इज इक्वल टू t इस टाइम पर हुआ। और इन्होंने बोला है उस समय वेलोसिटी क्या है, तो मैंने कहा यार ये आपको चमक रहा होगा, वेलोसिटी हमारे पास a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर कुछ ऐसे है ना हमारे पास, यही तो वेलोसिटी थी। तो इन्होंने वही पूछा है when the particle attains zero acceleration then velocity will be, तो t की वैल्यू ये डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका a प्लस b बाई 3c 2b इंटू b बाय 3c माइनस 3c इंटू b बाय 3c का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा a प्लस 2b स्क्वायर बाय 3c माइनस 3 और 3 कट जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 बचेगा, c यहां पर है बाय बी स्क्वायर, ये आएगा ना, ये 9 हो जाएगा, 3 कट गया, सी सी एक कट गया, बी स्क्वायर है, तो यह आएगा आपका a प्लस बी स्क्वायर बाय 3c, है ना, a प्लस बी स्क्वायर बाय 3c। तो हमारे पास a प्लस बी स्क्वायर बाय 3c, बी ऑप्शन आपका आंसर बेसिकली होगा। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 का, पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v इक्वल टू बी रूट एक्स। आपका जो वेलोसिटी गिवन है बेटा वो बी एक्स की पावर हाफ ऐसे दे रखा है along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू टाउ। अब जरा देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, वेलोसिटी बताइए एट t इक्वल टू टाउ, और आपको क्या दे रखा है, वेलोसिटी x का फंक्शन दे रखा है, समझे, वेलोसिटी x का फंक्शन दे रखा है। अगर मेरे को x पता लग जाए t इक्वल टू टी पर, मेरा अगर x क्या है अगर वो पता लग जाए तो आंसर नहीं आ जाएगा, हाँ या ना, सोचिए, ये x पर डिपेंड कर रहा है। मैंने कहा यार t इक्वल टू टाउ पर उन्होंने वेलोसिटी पूछी है, मैंने कहा यार टाउ तो यहां डाल ही नहीं सकता, अगर टाइम हुआ होता तो डाल देता, आसानी से आ जाता, लेकिन ये किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। मैंने कहा कि क्या मैं x निकाल सकता हूं किसी टाइम पर और वही उठा के यहां रख दूं तो आंसर आ जाए, ये अब इसका कंसेप्ट है। तो देखो हमें चाहिए x एट t इक्वल टू टाउ, तो मैंने कहा यार वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो किसी तरीके से हमें पहुंचना है, तो x पर पहुंचना है, तो v को हटाओ dx बाई dt रख लेते हैं। अब इतना तो इंटीग्रेशन आपने सीखा ही होगा कि ये ऐसा हो जाएगा b dt, हाँ या ना। तो अगर हम लोग यहां पर देखें, ठीक है, अगर हम लोग यहां पर देखें x की पावर माइनस हाफ dx इज इक्वल टू बी dt बेटा आएगा, इंटीग्रेट कर लो, ठीक है, इंटीग्रेट कर लो। अज्यूम दैट द पार्टिकल इज एट ओरिजिन t इक्वल टू 0, यहां पर x इक्वल टू 0 पर है, t इक्वल टू टाउ की बात सीधे करते हैं, टाउ पर ये कौन से x पर होगा हम निकाल लेते हैं। तो इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो 2 रूट x आपका आ जाएगा प्लस 1 अपॉन हाफ माइनस हाफ प्लस 1, राइट। तो 2 रूट एक्स 0 से x इज इक्वल टू बी इंटू टाउ आपका आएगा, तो 2 रूट एक्स इज इक्वल टू बी इंटू टाउ हमारे पास, तो रूट एक्स की वैल्यू आ गई बी टाउ बाय 2, काम की बात। और यहां पर वेलोसिटी था बी इंटू रूट एक्स, हमें यह पता लगा है कि जब टाउ था टाइम तो x क्या है ना, तो यही when t is equal to tau our x is b tau by 2 का स्क्वायर, यही है x। उठा करके यहां डाल दो तो v की वैल्यू b रूट एक्स b टाउ बाय 2, तो b स्क्वायर टाउ बाय 2 दैट विल बी योर आंसर, b स्क्वायर टाउ बाय 2, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन ग्राफ का, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन मोशन इज शोन इन द फिगर, द पॉइंट s इज 4.33 सेकेंड्स, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड्स। कभी भी अगर आपका वीटी ग्राफ हो, याद रखना इस कंसेप्ट को, ये भी बहुत रिपीट होता है, वीटी ग्राफ हो अगर ऐसा कोई भी, मैं रैंडम ग्राफ की बात कर रहा हूं, मान लीजिए इसका एरिया आप निकाल पाए a1, इसका एरिया निकाल पाए a2, डिस्टेंस की अगर आप बात करेंगे तो आपको दोनों एरियाज को जोड़ देना है वैल्यू वाइज, ये नहीं सर ये नीचे है वो है, वैल्यू वाइज। और अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट की बात हो तो जो ऊपर वाला एरिया माइनस लोअर एरिया आपको करना होता है, ठीक है।
अब इन्होंने क्वेश्चन में हमें ये दे दिया है, अब पूछा क्या गया है कि पॉइंट एस इज 4.33, तो मैं 4 + 1/3 कर सकता हूं। 13/3 हमारे पास ये वाला पॉइंट है, 13/3, राइट। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड तक आपको एरिया निकालना है, तो ऊपर वाला एरिया भी आप लेंगे और नीचे वाला एरिया भी आप लेंगे और दोनों का क्या करेंगे, समेशन करेंगे। तो जरा एरिया की बात करते हैं, जरा ये समझना, टोटल एरिया हमें डिस्टेंस चाहिए था, तो ट्रेपीजियम का एरिया आएगा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अगर आप देखें तो इसका ये वाला लेंथ कितना है 1 प्लस ये वाला लेंथ कितना होगा हमारे पास, पूरा हमारे पास 13/3 इंटू ये वाली हाइट है 4, ये आ गया, प्लस नीचे है, उसको घबराने वाली बात नहीं है। अब बात आती है इस ट्राइंगल का एरिया कैसे लोगे। भाई देखो, ट्राइंगल का एरिया आएगा हाफ इंटू बेस, ये वाला लेंथ कितना होगा, अब ये देखिए भाई, देखो ये टोटल लेंथ है आपका यहां से लेके यहां तक 6 और ये वाला लेंथ है 13/3, तो ये वाला लेंथ अगर मैं निकालूं तो 6 - 13/3 आप कह सकते हैं ये 18, 5/3 है ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की बात करें सर -2, बट 2 हमें एरिया चाहिए दोनों का समेशन, ठीक है, डिस्टेंस पूछा है ना इन्होंने, ठीक है। तो ये कितना आएगा भाई हमारे पास, हाफ, ये हमारे पास 2 हो गया, ठीक है, तो ये हो गया 3, 16/3 इंटू 2 प्लस हमारे पास 5/3, तो 32 और 37/3 आपका आंसर ये आ रहा है, ए ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। कंसेप्ट को रिकॉल करना है। अगला क्वेश्चन है बेटा, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर होगा, ठीक है, फ्रॉम टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई टावर। आपका 100 मीटर का हाई टावर है और आपने यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, ऑन अ प्लैनेट इन द लास्ट, अच्छा हाँ, अच्छा ये प्लैनेट, ये एक्सेलरेशन अर्थ नहीं है, ठीक है, ओके। तो इन द लास्ट हाफ सेकेंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इट कवर द डिस्टेंस ऑफ 19 मीटर्स। अब जरा देखो, ये यहां से गिरेगा 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 गिरेगा, आपको भी पता है, ठीक है, जब ये यहां पर गिरेगा तो इसका टोटल टाइम अंडर रूट में 2h/g ऑफ प्लैनेट, जो भी वो प्लैनेट होगा उसका ही रहेगा, इक्वेशन तो वही आएगी ना हमारे पास, ठीक है। तो टोटल टाइम हमारे पास ये रहा। अगर अब देखा जाए, इन्होंने कहा है कि लास्ट हाफ सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस चल रहा है, 19 मीटर, टी टाइम में ये यहां है, तो मैं कह सकता हूं t - हाफ सेकेंड में, ठीक है, t - 0.5 या t - 0.5 सेकेंड्स की अगर मैं बात करूं तो ये यहां से 100 - 19 ये हो गया 81, है ना, और ये वाला लेंथ इन्होंने दे रखा है जमीन से कितना है, 19 मीटर की हाइट पर था, यही तो दे रखा है। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ द प्लैनेट इज g की वैल्यू आपको यहां पर बेसिकली बतानी है, ठीक है। तो जरा ये समझना, अगर मैं इस पॉइंट से A पॉइंट से B पॉइंट की बात करूं तो ये यहां से यहां कितने टाइम में आया, इतने में, और चला कितना है, इतना, तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर कर ले, u 0 है, डिस्प्लेसमेंट -81 है, माइनस हाफ ये प्लैनेट की ग्रेविटी में चल रहा है और टाइम की वैल्यू है t - 0.5 सेकेंड्स का स्क्वायर, यही आएगा हमारे पास, है ना। तो अगर हम लोग यहां पर देख ले टाइम हमारे पास कितना आ रहा है, t इक्वल टू अंडर रूट में 2 × 100/gp, ये आ रहा है ना। ओके, तो हम लोग यहां पर टाइम की वैल्यू इधर रख दें तो -81 माइनस माइनस हट गया, ठीक है, यहां पे कैलकुलेशन टफ हो सकती है, 216, ठीक है, इक्वल टू जीपी इंटू t - 0.5 का स्क्वायर, तो 162 इज इक्वल टू जीपी, और टाइम की बात करें तो अंडर रूट में 200 डिवाइडेड बाय जीपी - 0.5 का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां ले आते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। अंडर रूट में 162 बाय जीपी इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट में 200
बाय जीपी माइनस हाफ, यही आएगा, है ना, यही हमारे पास आएगा। अब हमें जीपी की वैल्यू बेसिकली चाहिए। अच्छा, नहीं तो ऑप्शन भी डाल के अपनी कैलकुलेशन बचा सकते थे, लेकिन चलिए कोई नहीं। तो हम इसमें इसको इस साइड ले जाके स्क्वायरिंग कर दें, बात तो वह फिर वही हो जाएगी हमारे पास। अगर हम लोग स्क्वायरिंग कर दें तो भी कैलकुलेशन हमारे पास वो रहेगी लेंदी। 1/√GP अगर मैं बाहर निकाल लूं तो ये आ जाएगा हमारे पास √162 माइनस √200, ठीक है, या फिर इसको इस साइड ले जाते हैं, √200 माइनस √162, ठीक है, इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो यहां पर 1/√GP उस साइड ले जाते हैं, ट्वाइस ऑफ हमारे पास √200 माइनस √162 इक्वल टू √GP आ रहा है ना। अब वही है, इसमें कैलकुलेशन आपकी पड़ेगी 10√2 माइनस, अगर हम लोग वैल्यू एग्जैक्टली निकाल के देखें कहां तक जा रहा है, ठीक है, 162 का अगर मैं रूट ले लूं 12.72, यहां पर 200 का अगर आप रूट लें 14.14 माइनस अगर आप 162 का रूट लें 12.72 इक्वल टू √GP आएगा, राइट। और अगर मैं इसमें से 14.14 घटा लूं तो 1.41 इंटू 2.82, ठीक है, का स्क्वायर, ये 10 के आसपास आ जाएगा आई थिंक, ठीक है, हाँ, 2.82 इंटू 2.82, 8 के आसपास, 7.95 इज इक्वल टू जीपी, आप अप्रोक्सीमेट 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह सकते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका थोड़ा सा टफ रहेगा, ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्लियर, ये आपका रहेगा। ओके, इसमें अब और कोई ऑप्शन नहीं है भाई, कैलकुलेशन तो हमें करना ही पड़ेगा, यहां पर और कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है, कैलकुलेशन हमें यहां पर करना ही पड़ेगा। तो इस जीपी को मैं इधर ले गया और रूट ले लिया, हमारे पास ये इस प्रकार से आया, इस वाले हाफ को इधर ले गया और ये इधर हो गया, तो √200 माइनस √62, इसको सॉल्व करिए, ट्वाइस इधर हो गया, √GP इधर हो गया, जो वैल्यू आई उसका स्क्वायर करके हम लोगों ने आंसर रिपोर्ट कर दिया है, ठीक है। तो चला जाए अगले क्वेश्चन पर बेटा। अगला क्वेश्चन है जेईई मेंस 2021 का, और ये बहुत ज्यादा क्लास में टीचर्स भी करवाते हैं। द इंजन ऑफ अ ट्रेन मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पासेस द सिग्नल पोस्ट विद वेलोसिटी u एंड द लास्ट कंपोनेंट विद वेलोसिटी v, द वेलोसिटी विद विच द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन। ये आपको तो डायरेक्टली रिजल्ट याद होना चाहिए कि ये इसका आंसर सी है, ठीक है, लेकिन फिर भी इस वाले क्वेश्चन को जरा देखा जाए, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर एक पोस्ट है, ऐसे एक मान लीजिए एक पिलर है, ठीक है, इस प्रकार से ले लेते हैं, एक हमारे पास इस टाइप से एक पिलर है, ठीक है। आपकी एक ट्रेन थी, जब ये ट्रेन इसको क्रॉस करने वाली है, ठीक है, इनिशियल, तो उस समय ये एक्सेलरेटेड है हमेशा, मैंने मान लिया लेंथ ऑफ द ट्रेन इज L, ध्यान समझना, इस वाले पॉइंट को फोकस करना, ये वाला हमारे पास U से क्रॉस करना स्टार्ट करा, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेट करेगा तो ट्रेन की वेलोसिटी बार बार बदलेगी। तो अब हमारे पास ट्रेन जब यहां पर मिड पॉइंट को क्रॉस कर रही है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारे पास कितना लेंथ चल चुका है, L/2, अब आगे चल चुका होगा, तो इसकी वेलोसिटी कुछ v प्राइम हमारे पास हो गई, एक्सेलरेशन अभी भी a है। ट्रेन का जब मिड पॉइंट इस पोल को क्रॉस कर रहा है तभी वेलोसिटी चाहिए, और ये मत सोच रहे सर इधर की वेलोसिटी v प्राइम है, आप इधर की क्यों मान रहे हो, अरे भाई ट्रेन अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही होती है तो ट्रेन का हर पुर्जा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा होता है। ये नहीं कि इंजन 100 से चल रहा है, पीछे वाला ट्रेन का बोगी कार्टून में जैसे होता है खिंचते चली जाती है ट्रेन, वैसे है, ऐसा नहीं है भाई, बाहर की दुनिया देखो रियल वाली, ठीक है। तो यहां पर ये ट्रेन एक्सेलरेट होते होते यहां तक आ गई है, अब ये वाला जो आपका टायर है
वो कितना डिस्टेंस चल चुका होगा, यहां से L डिस्टेंस चल चुका है और अब इसकी स्पीड हो गई है v। ठीक है, हमें v प्राइम चाहिए था। जरा इस पॉइंट पर फोकस करके सारी चीजें देखना। इनिशियल, इस पॉइंट की इनिशियल वेलोसिटी u है, भूल जाओ ट्रेन, इनिशियल वेलोसिटी u है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो चक्का है, ये L/2 डिस्टेंस चला है तो v प्राइम हुआ, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as कह सकता हूं। इसी चक्के की पॉइंट की वेलोसिटी लिख रहा हूं बस मैं, तो ये v प्राइम का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a L/2 हो गया हमारे पास एक इक्वेशन। और इधर से इधर जाओगे तो और कितना आगे गया है हमारे पास, तो v का स्क्वायर माइनस v प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a L/2। यही तो हुआ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दोनों को इक्वेट कर दो। हमारे पास v प्राइम का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v प्राइम का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 2v प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। v प्राइम इज इक्वल टू अंडर रूट में v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय 2। अब आपको याद क्या रखना है, जिससे क्रॉस करना स्टार्ट करा, जिससे एंड करा, इस समय इसके पास भी वेलोसिटी v ही होगी बेटा। ठीक है, ट्रेन अगर मैं इसकी वेलोसिटी v कह रहा हूं तो उसकी भी वेलोसिटी v होगी। ठीक है, ये नहीं कि सर ये तो पोल वाले पॉइंट की कह रहा है, अरे बात तो वही है ना यार। तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2 का रूट लोगे तो मिड पॉइंट की वेलोसिटी आपको यहां पर पता लग जाएगी। क्लियर, ये है। अब क्योंकि लेक्चर में हमारे पास कुछ और चीजें ना छूट जाएं, पहले उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आइए, अ स्विमर वांट्स टू क्रॉस अ रिवर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। हमारे पास ए से लेके बी पॉइंट तक एक स्विमर जाना चाहता है। ठीक है, हमारे पास लाइन ए बी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फ्लो ऑफ द रिवर। हमारे पास 30 डिग्री बना रही है फ्लो ऑफ द रिवर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इज सेम एज दैट ऑफ रिवर। मींस अगर आप वेलोसिटी ऑफ स्विमर और वेलोसिटी ऑफ रिवर की बात करें तो आप v लेके चल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास द एंगल थीटा विद द लाइन ए बी शुड बी सो दैट स्विमर रीचेस पॉइंट बी। अब लॉजिकली सोचो, आप यहां पर हो, आपका दोस्त यहां पर है, अब आपको अपने दोस्त तक पहुंचना है। अगर आप डायरेक्टली उस डायरेक्शन में जाओगे तो रिवर आपको कहां ले जाएगी, इधर ले जाएगी, है ना, तो ड्रिफ्ट करा देगी। इन्होंने कहा है कि इसका रिजल्टेंट 30 डिग्री पर होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि जैसे देखो, इन्होंने कहा है कि थीटा, इन्होंने तो मदद भी कर दी कि थीटा इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां कहीं होगा, ये v हो गया, है ना। ये रिवर की वेलोसिटी v हम लोगों ने ले ली और ये इस बंदे की हमारे पास जो वेलोसिटी थी v या स्पीड v ऐसे ले लिया। आपकी जो नेट वेलोसिटी, ये बंदा, जब मैं दोनों के बारे में बात करूं, जरा देखना, इसको अगर मैं रिजॉल्व कर लूं तो इस वाले का जो यहां कंपोनेंट आएगा दैट विल बी v cos 30 और इसका जो यहां पर आएगा दैट विल बी v cos थीटा, दोनों का कंपोनेंट। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपकी वेलोसिटी का क्या आता, v sin थीटा, और यहां पर आता आपका v sin 30, है ना। हमारे पास ये बात आपको समझ आई कि मैंने क्या बोला है कि यहां पर इस वाली वेलोसिटी का v cos 30 इधर है, v sin 30 इधर है, ये भी v से चल रहा है तो v cos थीटा इधर है, v sin थीटा हमारे पास इधर है। कोई भी पार्टिकल, अब जरा देखो, हमारे पास ये वाला पार्टिकल इसी डायरेक्शन में तब चलेगा जब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी ना हो इसकी, है ना। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी हुई तो इधर भी जा रहा होगा, कहीं ना कहीं इधर भी ड्रिफ्ट कर जाएगा। टू मूव फ्रॉम ए टू बी along line, तो हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज टू लाइन ए बी वो आपके क्या होने चाहिए, 0। तो v sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू v sin 30 के बराबर होने चाहिए। तो थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आनी चाहिए, 30 डिग्री आपका आंसर बेसिकली होना चाहिए। अगर अब इनकी वेलोसिटीज सेम नहीं होती तो आपका एंगल रहेगा, लेकिन कंसेप्ट आपका क्या है, ये कंसेप्ट आपका क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चला जाए आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा हो गया, मैं चाहता हूं सारे टॉपिक्स एटलीस्ट हमारे पास मेन टॉपिक्स के क्वेश्चन आ जाए। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज, ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से 4 या 5 बार रिपीट हो चुका है, तो ये वाला जरा
ध्यान से रख ही लो यार, v इज इक्वल टू अंडर रूट में 5000 प्लस 24x। इसलिए कहते हैं यार पी वाई क्यूज एटलीस्ट आप सीरियसली अगर लगाएंगे तो आपको मदद मिलेगी। एग्जाम में जाके एक्सपेरिमेंटेशन मत करना, ठीक है। ये नहीं कि जो चीज आती है वो तो कर ही रहे हैं और जो नहीं आती उसको और अच्छे से कर रहे हैं। अरे उसके लिए 2 साल का समय दिया गया था, एग्जाम में वो 3 घंटे में नहीं आपको क्रैक करना है, ठीक है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया, ध्यान से देखो। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो यार मैंने बताया है कि एक्सेलरेशन अगर आपको निकालनी है तो v dv बाई डी एक्स से निकालनी है यार, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते, डिफरेंशिएशन बच जाती। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 5000 प्लस 24x। या अगर मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अगर x कर दूं तो ये आ जाएगा 2v dv बाई डी एक्स इक्वल टू 24 ही आएगा। और अगर आप ध्यान से देखें यही तो आपका a है, तो a की बात करें, a की बात करें, a की बात करें, बच्चा सोच रहा है क्या कर रहे हैं बेटा, जैसे पेन के आगे वो इंक से वो कीचड़ मच जाती है तो तुम ऐसे ऐसे कुछ बच्चे पूछते हैं ना, वही पूछ रहा था, ठीक है। हाँ भले टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी हो गई हो लेकिन अभी भी हरकतें वही हैं हमारी। 24/2 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप वेयर आई इज अलोंग द ग्राउंड एंड j इज अलोंग द वर्टिकल, g इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब कई बच्चे रट के जाते हैं, कई बच्चे रट के जाते हैं और कई बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है। ध्यान से समझना, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूं कहां कहां पर इसको घुमा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज नथिंग बट y एज अ फंक्शन ऑफ x। किस रास्ते पर, किस रास्ते पर चल रहा है, ठीक है। समझ नहीं आया होगा ठीक है। पाथ ऑन विच पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल इज मूविंग, उसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अगर आपका कई बच्चे वाई एक्स ग्राफ आपको मिल जाए, ठीक है, तो ये है उसका रास्ता, रास्ता। कई बच्चे दिमाग लगाते हैं एक्सटी ग्राफ में, अगर आपका एक्सटी ग्राफ ऐसा है तो कह देंगे पैराबोला पे गया है पार्टिकल। अरे यार एक्सटी ग्राफ है, किसी भी टाइम पर उसका एक्स क्या है, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर था, t इक्वल टू 1 पर वो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर था, t इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू 1 पर था, t इक्वल टू 2 पर x इक्वल टू 8 पर था। चल तो वो सीधे रहा है, तो ये आपको रास्ता नहीं बताता। y और x का ग्राफ अगर आपको कहीं मिल जाए तो वो आपको रास्ता बताता है, ठीक है। तो अब बात आती है ये कैलकुलेट आउट कैसे करते हैं सर। चलिए इस कंसेप्ट को सीखना है। अब जरा देखो, एक पार्टिकल है, मैं बेसिक से करा रहा हूं जिससे क्वेश्चन में कोई भी मॉडिफिकेशन हो, कंसेप्ट क्लियर हो। डायरेक्टली भी कर सकते हैं लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक पार्टिकल का जरा ये देखो, यहां पर आपका 1 मीटर पर सेकेंड है, यहां पर आपका 2 मीटर पर सेकेंड है, यही दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और ग्रेविटी आपकी हमेशा नीचे ही होती है, कईयों की ऊपर होती होगी, ठीक है, क्योंकि वो अब उनको फील हो रहा होगा कि अब मार्क्स तो आ नहीं रहे। अब कार्टून में दिखाते थे ना, टॉम जमीन पे गिरता था, आत्मा ऊपर जाती थी, ठीक है, एक्सेलरेटेड होती थी, तो कईयों को वो वाली फीलिंग आ रही होगी। आ जाओ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, कंसेप्ट यहां लिख रहा हूं, कभी भी आपसे निकलवाया जाए तो याद रखना। आप y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, किसी भी टाइम t पर y क्या है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, किसी भी टाइम t पर x क्या है। एलिमिनेट t, टाइम को हटाइए, y एज अ फंक्शन ऑफ x ले आइए, यह आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गई। तो मैंने मान लिया यार किसी टाइम t पर ये यहां कहीं है, x, जरा इसमें देखना, इसी डायग्राम को यहां बना रहा हूं, ठीक है। ये वाला जो पार्टिकल था, ये वाला जो पार्टिकल है इधर 1 मीटर पर सेकेंड है
और इधर आपका 2 मीटर पर सेकेंड है बेटा, यहां एक्सेलरेशन आपकी g है, तो ux आपका कितना है 1, uy आपका कितना है 2, ax कितना है 0, ay कितना है -g। तो किसी भी टाइम t पर ये जहां पर भी पहुंचा होगा, ठीक है, तो x sx इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax t, x को अलग से निकालिए तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 इंटू टी, ax तो है ही नहीं, ये आ गया, और sy आप अलग से निकाल लीजिए uy t प्लस हाफ ay t का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू uy कितना है रे 2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अगर मैं x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x इक्वल टू टी है और y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हटाती इन दोनों के बीच का रिलेशन आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस जी बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। ये अब आपकी इक्वेशन आ गई पैराबोला, तो पैराबोलिक पाथ पर वो चल रहा होगा, तो 2x माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास दिस बी ऑप्शन विल बी योर आंसर। तो कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज दिस। तो आपको ये रिकॉल करना है इस क्वेश्चन से, ये रिकॉल करना है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड आर्टिलरी गन विद द इनिशियल स्पीड u such that it hits the target on the ground at a distance r from it. If t1 and t2 are the values of the time taken to hit the target in two possible ways, the product t1 and t2 will be। ठीक है, ध्यान से समझना। आपके पास एक गन है, ठीक है, आपके पास एक गन है, ठीक है, इस टाइप से, और ये गन फायर करेगी किसी टारगेट पर विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r। यहां पर कोई टारगेट है। अब इन्होंने बोला है t1 एंड t2 क्या है भाई, पहले तो ये सोचिए, ठीक है, इसकी स्पीड u फिक्स है और डिस्टेंस r है। t1 एंड t2 आर द वैल्यूज ऑफ द टाइम टेकन टू हिट द टारगेट इन टू पॉसिबल वेज। यार एक ही रेंज आपके लिए कब हो सकती है, जब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर प्रोजेक्ट करें। हाँ है ना, अरे बोलो यार, हाँ या ना, यस। हमारे पास रेंज इज सेम, आपकी जो रेंज है वो सेम कब होती है बेटा, जब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की अगर हम लोग बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की अगर हम लोग बात करें, याद करो। तो अगर आप थीटा पर प्रोजेक्ट कर रहे हो तब भी, और 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट कर रहे हो तब भी आपका रेंज सेम होता है। कंसेप्ट अब ये है। तो इन्होंने कहा है कि दो टाइम है, तो मैंने कहा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं बात करूं तो ये होता था 2u साइन थीटा बटे जी। तो एक मान लेते हैं t1 दैट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी होगा, और t2 आपका क्या होगा 2u साइन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंक दो भाई, रेंज तभी आपका सेम होगा, दैट विल बी 2u cos थीटा बाई जी। हाँ या ना। अब इन्होंने कहा था प्रोडक्ट t1 t2 क्या है, तो भाई प्रोडक्ट निकाल लो। t1 वॉज या t1 t2 की वैल्यू चाहिए, तो ये आ गया 2u साइन थीटा बटे जी और 2u cos थीटा बटे जी। ऐसे ही हाइट का याद रखना, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। हाइट हमारे पास होगी, हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g h1, और दूसरे की हाइट होगी u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। जब आप h1 प्लस h2 करेंगे u स्क्वायर बाई 2g आएगा। मींस आप एक थीटा एंगल पर फेंकें, एक 90 माइनस थीटा पर फेंकें और एक वर्टिकल फेंक दें, इसकी हाइट और इसकी, इन दोनों की हाइट का समेशन इसकी हाइट के समेशन के बराबर आएगा। एनालाइज करना, ठीक है, क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो घुमा भी सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा भाई हमारे पास 4 u स्क्वायर या साइन, वो बन जाएगा u स्क्वायर 2 साइन 2 थीटा बटे जी, ये बन जाएगा ना भाई। कईयों को दिक्कत आए, एक 2 बाहर रख लिया, ये u स्क्वायर हो गया, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे लिख लिया बेटा, ठीक है। और आपको पता है ये क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी हमारे पास आ गया। ये था प्रोडक्ट t1 और t2। अब क्वेश्चन में क्या है, रेंज के टर्म में बताना है। तो रेंज हमारे पास क्या होता था, रेंज वॉज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये होता था। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, तो t1 t2, अच्छा जी स्क्वायर होगा यहां पर, ठीक है, हमारे पास जी स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं g इंटू जी,
ठीक है। तो ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, तो रेंज हो गया, तो 2r बाय जी ये आ गया आपका प्रोडक्ट। ये रिजल्ट भी याद रखना है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो 2r बाय जी, डी ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ए एंड बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज, जो आपका पोजीशन एक्स ए है दैट इज -3t स्क्वायर प्लस 8t, ठीक है, प्लस सी। और जो पार्टिकल वाई बी है, ठीक है, दैट इज 10 - 8t क्यूब। द पोजीशन ऑफ द टू पार्टिकल ए एंड बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे, द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इतने पे इतना है, तो बताना है। भाई जरा ये देखना, हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर चाहिए तो vb माइनस va तो करना पड़ेगा ना बेटा। अब वेलोसिटी तो निकालिए, तो इसकी वेलोसिटी आप कैसे निकाल सकते थे, वेलोसिटी ऑफ a, ध्यान से देखो ये x का पोजीशन है तो ये अलोंग x है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा -60 + 8 आई कैप में आएगी बस। अब ये गलती मत कर देना, ठीक है। ये पोजीशन x में चेंज हो रहा है, इसका पोजीशन y में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी लोगे आई कैप जे कैप, ये 1D का क्वेश्चन नहीं है, 2D का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता बेटा, ये 80 क्यूब है ना, ये 80 क्यूब है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी वेलोसिटी ऑफ बी अगर आप निकालते तो ये 0 हो जाता, 8324t स्क्वायर, ये लेकिन आपका जे कैप में आता, ये आपका जे कैप में आता। अब इन्होंने कहा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एट टी इक्वल टू 1, तो वेलोसिटी एट ऑफ ए एट टी इक्वल टू 1 कितना होगा, तो ये आएगा -6 + 8 आई कैप, ये आ गया आपका 2 आई कैप। और वेलोसिटी ऑफ बी एट टी इक्वल टू 1 कितना होगा बेटा, दैट विल बी -24 जे कैप, ठीक है। क्योंकि इंटीजर टाइप है तो गलती ना हो, ठीक है। मतलब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो कई बार ऑप्शन से आपको अंदाजा लग जाएगा कि यार हाँ, कि जो आप कर रहे थे वो सही है या गलत है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा और ध्यान रखना है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दैट इज इक्वल टू वीबी है -24 जे कैप और -2 आई कैप, है ना। वी विद रिस्पेक्ट टू ए यही आ रहा है हमारे पास, राइट। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए इज रूट वी, तो मैग्नीट्यूड आपका होता अंडर रूट में 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये दे रखा है रूट वी इज इक्वल टू अंडर रूट में 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो वी की बात करें तो 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आपका ये आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ रहा है, 580, ये यहां पर रहेगा, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो भाई, देखो इन्होंने हल्का सा क्वेश्चन में, जिन्होंने ध्यान नहीं देंगे वो गलत हो जाएगा। एक्स ए पोजीशन एक्स में चेंज हो रहा है, तो -3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस सी है, तो -60 + 8 आपका आ गया। एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड बोल रहा है, तो ये हो गया आपका 2, राइट, वही आ गया। इसका अगर डिफरेंशिएट करोगे 0 8324 - t स्क्वायर, तो ये -24 आया। अगर हम लोग रखें वीबी माइनस वीए, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड देखो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, और यही उसको दे रखा है रूट वी। वी की वैल्यू आपको चाहिए थी, तो अगर आप देखें तो आपका ये वैल्यू आंसर आएगा, ठीक है। चला जाए बेटा अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। क्लासिक क्वेश्चन, बहुत बार ये इनडायरेक्टली रिपीट हुआ है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसेप्ट भी मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, पहले डायग्राम समझना पड़ेगा कि आपने एक प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से एट एन एंगल थीटा फेंका है, तो ये ऐसे जाके गिरेगा, ठीक है। इन्होंने बोला है कि ऐसा कौन सा टाइम होगा, जैसे देखो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ऐसा कौन सा टाइम होगा, टाइम at which velocity is perpendicular to initial velocity, वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए। कई बच्चों का टॉप पॉइंट गए बेटा,
हमारे पास इससे एक ऐसा आपको पॉइंट ढूंढना है जहां पर वेलोसिटी उस पार्टिकल की परपेंडिकुलर हो जाए टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अब कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, कहीं पर भी आपको आगे जाके ये वर्ड दिख जाए, वेक्टर्स का कहीं खेल हो सके और ये वर्ड दिख जाए, तो कंसेप्ट व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं? जीरो कर सकते हैं, है ना? कंसेप्ट वही था। तो क्या मैं इनिशियल वेलोसिटी डॉट वेलोसिटी एट एनी टाइम जीरो कर दूं? क्योंकि उन्होंने यही बात तो बोली है, किसी टाइम की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए। मैंने कहा ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी तो यार आपके लिए आसान है लिखना, वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप, ये होगा, है ना? इतना तो लिखना आता ही होगा। वेलोसिटी एट एनी टाइम कैसे लिखते थे सर? तो भाई देखो, कोई भी वेक्टर जो प्रोजेक्टाइल होता है उसमें एक x कंपोनेंट भी होता है, उसमें एक y कंपोनेंट भी होता है। ये होगा ux प्लस ए एक्स टी आई कैप, और ये होगा बेटा uy प्लस ए वाई टी जे कैप। किसी भी प्रोजेक्टाइल के ux uy ये सब आपको पता होना चाहिए। इसका ux है u cos थीटा, uy है u sin थीटा, ax है 0, ay है -g, यही तो होता है ना? धर दो भाई, तो ये आ जाएगा u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये आपकी वेलोसिटी आ गई किसी भी टाइम पर। क्लियर? रटने की जरूरत नहीं है, 2 लाइन में आप निकाल सकते हैं, कंसेप्ट को समझिए, ठीक है? अब हमारे पास ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो हमने कहा कि अगर ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए तो चलिए डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी डॉट वेलोसिटी एट एनी टाइम शुड बी 0 अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो रही है। तो भाई डॉट प्रोडक्ट में सर एंगल तो है, अरे भैया a1 b1 प्लस a2 b2, तो ये हमारे पास क्या होगा? u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा this into this plus u square sin square theta minus u sin theta gt इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो u स्क्वायर इक्वल टू u sin थीटा gt आपका आएगा, u और u गया, u बाय g sin थीटा इज इक्वल टू t, या तो ये याद रखिए u बाय g cosec थीटा इक्वल टू टी, या तो ये याद रखिए। तो आपका आंसर है u बाई जी कॉसेक थीटा, ठीक है? u बाई जी कॉसेक थीटा, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर? चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इन अ वर्टिकल प्लेन इज। देखो, अब आपको ट्रेजेक्टरी दे दी गई है, ठीक है? अब आपको ट्रेजेक्टरी दे दी गई है ये ax minus bx square, where a and b are the constant and x and y are respectively the horizontal and vertical distances of the projectile from the point of projection। मतलब पोजीशन दे रखा है। the maximum height attained by the particle and the angle of projection from the horizontal are। इक्वेशन जरा देखो, इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है वो जब आपने प्रोजेक्ट किया है तो ऐसे जाके गिरा, इसकी इक्वेशन आपको दे दी है, दैट इज ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। आई थिंक यही है ना? ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब पूछा क्या है? मैक्सिमम हाइट बता दो एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एच मैक्स हमारे पास क्या है वो बता दो, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है? अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद भी होनी चाहिए। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, याद है? नहीं सर, याद है? नहीं सर, तो रटिए ना, नहीं का बोल रहा, याद रख लो इस चीज को, ठीक है? अगर हम लोग इसको कंपेयर कर लें, ध्यान से देखना, यही वाली इक्वेशन तो यही वाली इक्वेशन है, इसका कोफिशिएंट tan थीटा a के बराबर होना चाहिए, है ना? तो tan थीटा शुड बी इक्वल टू a, तो थीटा आपका tan इनवर्स a, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया, खत्म।
ठीक है, तो tan इनवर्स ए हमारे पास, ये दोनों तो गए। अब मैक्सिमम हाइट की बात अब हमें यहां पर करनी है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट। अब देखो आप क्या कर सकते हैं सर, एच मैक्स हमारे पास ये होगा सर, है ना, लेंदी वे भी है, आसान वे। यार आप देखो एक रास्ते की इक्वेशन जहां आपका स्लोप जीरो है, जहां आपका स्लोप जीरो है वहीं पर तो एच मैक्स मिलेगी, हाँ या ना। तो इस इक्वेशन का जरा आप स्लोप निकालते dy बाई डी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू ए एक्स, नहीं हमारे पास a माइनस 2bx। अगर आप स्लोप जीरो डाल दें a माइनस 2bx तो a बाई 2b इज इक्वल टू x। ये रेंज का आधा नहीं होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि रेंज कितनी है, तो आप कहते कि सर जहां पर आपकी स्लोप जीरो हुई है वहीं पर आपका रेंज आधा होता है, वहीं पर आपका रेंज आधा होता है। तो रेंज हमारे पास यहां पर क्या है, a बाई टू बी इज इक्वल टू r बाई टू, तो a बाई बी इज इक्वल टू रेंज, अगर आपसे पूछते, है ना, ये आता। अब जरा देखना एच मैक्स था ना सर, कहां चले गए? अरे एच मैक्स की बात क्या करें, जब हमारे पास, ध्यान से देखो, x की वैल्यू a बाई टू बी है तो y निकाल लो ना, y ही तो आपका एच मैक्स होगा। वेन x की वैल्यू इज a बाई टू बी तो y कितना होगा, इस इक्वेशन में निकाल लो, a इंटू एक्स की बात करें a बाई टू बी माइनस b इंटू a बाई टू बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बाय टू बी माइनस b, ये कट जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर बाय फोर बी, तो ये a स्क्वायर बाय फोर बी ये आ जाएगा आपका। तो आप एच मैक्स की बात करें तो एच मैक्स आपका ये आ जाएगा a स्क्वायर बाय फोर बी, ठीक है, a स्क्वायर बाय फोर बी और tan इनवर्स a। तो अब आपको कंसेप्ट क्या क्या यहां से सीखने हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है। पहले कंसेप्ट कि आप इस टाइप से एंगल कंपेयर करके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते थे। जहां पर आपका स्लोप जीरो है, ध्यान से देखना, जहां पर आपका स्लोप जीरो है, ठीक है, व्हेन स्लोप इज जीरो, व्हेन dy बाई डी एक्स इज जीरो, उस समय x की वैल्यू आपकी रेंज की आधी है, एंड एट दिस x एंड एट दिस x आपको y जो निकालोगे वही आपका h मैक्स होगा। अब ये कंसेप्ट है, ठीक है, तो अच्छा कंसेप्ट है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चला जाए आगे, अगला क्वेश्चन है, अ क्रिकेट फील्डर कैन थ्रो द क्रिकेट बॉल विद स्पीड v नॉट, ठीक है, इफ ही थ्रोज द बॉल विद रनिंग विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द इफेक्टिव एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल एट विच द बॉल इज प्रोजेक्टेड इन एयर एज सीन बाय द स्पेक्टेटर, ठीक है। अब देखा जाए तो ये थोड़ा सा रिलेटिव और प्रोजेक्टाइल का मिक्सचर है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, गलती हो सकती है। A cricket fielder can throw a cricket ball at a speed v naught if he throws the ball with running। मान लो कि एक क्रिकेट फील्डर है, इसने हॉरिजॉन्टल से एक बॉल को फेंका है v नॉट से, तो वो जब ये रुका होगा ना, ध्यान से समझना, जब ये रुका होगा तो आपको जिस भी एंगल पे इसने फेंका होगा वही दिखाई दे रहा होगा। आप अगर यहां पर बैठ के देखेंगे तो आपको वही एंगल दिखाई देगा। लेकिन अब इन्होंने क्या है कि ही इज रनिंग विद स्पीड u, ये बंदा जो प्लेयर है ये u की स्पीड से दौड़ भी रहा है, ठीक है, और इसने बॉल को भी प्रोजेक्ट कर दिया है। बॉल को कितने से फेंका है, v नॉट से, है ना। इफ ही थ्रोज द बॉल व्हाइल रनिंग विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, व्हाट इज द इफेक्टिव एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एट विच, अगर कोई अब बाहर से बंदा होगा वो क्या देखेगा। भाई जरा देखना, जो क्रिकेटर अगर खड़े खड़े फेंक रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड से फेंका तो आपको भी 10 से दिखेगा, एंगल अभी छोड़ो 10 से ही दिखेगा। अगर हम दौड़ रहा हूं और मेरे दौड़ने का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी, मैंने अगर बॉल को फेंका, मान लो मैं दौड़ भी रहा हूं और सीधे ही फेंका, ठीक है, दौड़ते दौड़ते ऐसे फेंक दिया, तो मेरी जो वेलोसिटी है वो बॉल को भी तो मिलेगी। मेरी जो वेलोसिटी है, मगर मैं 2 से दौड़ रहा हूं, बॉल को 10 से फेंका, तो बॉल किससे जाते हुए दिखेगी आपको, 12 से, है ना। अब जरा समझना,
जब ये रन करते हुए बॉल को फेंकेगा तो बाहर वाले बंदे को बॉल कैसे दिखेगी उसको देखना है बस, इसको भूल जाओ। बॉल का अगर मैं बात करूं, बॉल के पास ये जो बंदे ने दौड़ा है वो वाली स्पीड तो होगी ही u, प्लस इसका थीटा एंगल वाला v नॉट कॉस थीटा भी होगा हॉरिजॉन्टल, और v नॉट साइन थीटा भी होगा। यहां बॉल को जरा देखो बस, तो बॉल इस बार आपको थीटा एंगल पर जाते हुए नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरी दौड़ने की वजह से वेलोसिटी से चेंज हो गया है। तो अब उसकी जो नेट वेलोसिटी है, ध्यान से देखो, उसकी जो इस बार नेट वेलोसिटी है वो तो किसी और एंगल पर होगी ना। अभी आपने क्या देखा, नेट वेलोसिटी इज वी नॉट, तो किसी एंगल थीटा पर था, लेकिन जब मैं दौड़ते फेंक रहा हूं तो ये वाली वेलोसिटी की वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, तो नेट वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब इन्होंने पूछा कि दौड़ते समय क्या एंगल होगा, तो यार tan अल्फा अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर ओवर बेस वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय u प्लस वी नॉट कॉस थीटा होगा, है ना। तो अल्फा विल बी tan इनवर्स ऑफ वी नॉट साइन थीटा, ये गया और u प्लस वी नॉट कॉस थीटा, बी ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर। तो यहां से आप अपना अल्फा निकाल सकते हैं एंड दिस विल बी योर आंसर। तो ये कंसेप्ट याद रखना है आपको, ठीक है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, अ प्रोजेक्टाइल इज फिक्स्ड एट एन एंगल थीटा विद अ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आपने हॉरिजॉन्टल से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है विद अ हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। द कंडीशन अंडर विच इट लैंड्स परपेंडिकुलर ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। आपका जो ये इंक्लाइन है इसका ये एंगल अल्फा है और प्रोजेक्टाइल आपने थीटा एंगल से फेंका है, और ये जाके इस पर परपेंडिकुलरली हिट करनी चाहिए, ठीक है। ये जाके उस पे परपेंडिकुलरली हिट करनी चाहिए। तो हमारे को क्या बोला है, कंडीशन अंडर विच इट लैंड्स परपेंडिकुलर ऑन इंक्लाइन प्लेन, ये हमारे पास क्या होगा। चलिए बेटा, हम लोग यहां पर क्या करते हैं, इस केस को जरा एनालाइज करते हैं। मान लीजिए आपका ये जो इंक्लाइन था दैट इज ऑफ एन एंगल अल्फा, और आपने इस प्रोजेक्टाइल को जो फेंका है एट एन एंगल थीटा, ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल से ही था आपका थीटा, यस, ठीक है। तो अलोंग द इंक्लाइन, जरा ये देखो, ये कुछ ऐसे जाके हमारे पास गिरेगा। इन्होंने कहा है ये परपेंडिकुलरली गिरना चाहिए इसके, ठीक है। अगर ये यू से आपने फेंका है तो इस प्रोजेक्टाइल की अगर आप बात करें, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया थीटा माइनस अल्फा। तो इसकी ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, ये वाली वेलोसिटी होगी u cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा, और ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, ये वाली वेलोसिटी होगी आपकी u साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा, यही आएगा, u cos थीटा माइनस अल्फा एंड u साइन थीटा माइनस अल्फा। अगर आप देखें अलोंग द इंक्लाइन, अगर हमारे लिए यही कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर मैं मान लूं, ठीक है, तो इधर की जो आपकी एक्सेलरेशन होती है दैट इज g cos ऑफ अल्फा, ये इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल वाले में, और ये वाली जो होती है दैट इज g साइन ऑफ अल्फा, ये रहेगा। अगर मैं इसके टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो इन्होंने क्या बोला, क्या है कंसेप्ट, क्या है कि कंसेप्ट इन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरा जब ये चल रहा है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, आपका फाइनल वेलोसिटी अलोंग x इज 0, यही तो कह रहा है। x के अलोंग वेलोसिटी नहीं है, सारी की सारी वेलोसिटी आपकी किसके अलोंग है, हमारे पास y के अलोंग है, ये कह रहा है। तो मैंने क्या कहा, इस प्रोजेक्टाइल के लिए जो ux है दैट इज u cos थीटा माइनस अल्फा है, uy है u साइन थीटा माइनस अल्फा है, ax है माइनस g साइन अल्फा, और ay है माइनस g cos अल्फा, यही है ना हमारे पास। अब जरा देखना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था, 2uy बाय ay, यही होता था। तो अगर मैं प्रोजेक्टाइल का बात करूं, 2u साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय ay g cos अल्फा। सर माइनस क्यों नहीं यूज कर रहे, अरे भाई ये जो इक्वेशन बनी थी ये साइन को कंसीडर करके बनी थी, अब सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। इतने टाइम में वेलोसिटी x में खत्म हो जाए, तो v इज इक्वल टू u प्लस at, x वाले की बात करते हैं, ये 0 हो जाए, आपकी इनिशियल वेलोसिटी u cos ऑफ
थीटा माइनस अल्फा प्लस माइनस एक्सलरेशन along x is g sin alpha into time of flight is 2u sin थीटा माइनस अल्फा अपॉन g cos अल्फा। ये इक्वेशन हो जाए, है ना, क्योंकि सारी ये यहां पे vx आपका जीरो, ये घटते 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 जीरो हो जाए तो परपेंडिकुलरली हिट करेगा। क्लियर? तो आइए अगर हम लोग इसकी बात करें तो g से g हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, u से u हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे लिए यहां पर क्या बचेगा, cos थीटा माइनस अल्फा, इसको यहां रखा, इसको इधर लेके जाते हैं, इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका tan अल्फा, tan अल्फा 2 आपका आ गया यहां पे 2 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। अगर आप इसको यहां ले आए तो कॉट थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा आपका कंडीशन बन रहा है। चलिए इसको देखते हैं, कॉट ऑफ थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, कॉट ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा, कॉट ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा। मेरे ख्याल यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ठीक है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है, कॉट ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा आपका ये वाला आंसर रहेगा, ठीक है। तो 2 यहां पे लिख लेना बेटा, ओके, तो सी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर, ओके। एक ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 ही क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग खत्म ही कर लेते हैं। when a projectile, when the angle of projection is 75 degree, a ball falls 10 मीटर, ध्यान से देखना, ball falls 10 मीटर short than the target। ये क्या कह रहा है बेटा कि हमारे पास अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं किस एंगल पे, 75 डिग्री पर, तो जो भी आपका टारगेट था, जो भी आपका टारगेट था, उस टारगेट से 10 मीटर ये पहली खत्म हो गया, पहली गिर गया भाई, यही कह रहा है। जब आपने 75 डिग्री पर फेंका है, 10 मीटर शॉर्टर देन द टारगेट, व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री, जब आप 45 डिग्री पर फेंक रहे हैं, इट फॉल्स 10 मीटर अहेड ऑफ द टारगेट। जब आपने 45 डिग्री पर फेंका तो ये ऐसे जाके गिरा है कि ये 10 मीटर और दूर जाके गिर गया, ठीक है, 10 मीटर और दूर जाके गिर गया यहां पर। क्लियर? बोथ आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज, मतलब ये x की वैल्यू आपकी क्या है, ये इन्होंने पूछा है। क्लियर? तो जरा मैं इसके बारे में बात करूं, ठीक है, when theta is 45 डिग्री, जब आपने 45 डिग्री पर फेंका है तो रेंज क्या होता था, u स्क्वायर साइन ट्वाइस ऑफ साइन 90 बाय जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, है ना। क्या मैं इस रेंज को कह सकता हूं वो x प्लस 10 है, x प्लस 10 इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय जी है आपका, है ना। और जब 75 पर फेंका है, when थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो रेंज आपका आएगा u स्क्वायर साइन ऑफ 150 बाई जी, ऐसे आ जाएगा। और इस केस में आपका रेंज क्या होगा, x माइनस 10 कह सकता हूं, तो ये आ जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 150 बाई जी, ये आ गया। अब हमें x ही तो निकालना था, तो 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है, u और रेशियो ले लें तो काम बन जाएगा हमारे पास, है ना, एक ये है, एक ये है, तो x प्लस 10, ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशंस है उनको हम लोग नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, x प्लस 10 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, और x माइनस 10 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 150 बाय जी। तो अगर मैं यहां पर रेशियो ले लूं तो x प्लस 10 डिवाइड बाय x माइनस 10 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी अपॉन यू स्क्वायर बाय जी इंटू साइन ऑफ 150। अब कई बच्चे सर साइन 150 कैसे निकालना है, याद कर लो भाई, साइन के अंदर अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो, किसी के भी अगर अंदर है, तो आप 90 इंटू 1 प्लस 60 कह सकते हो। जब ये ऑड होता है तो कॉस लिख लेना, एंगल लिख लेना, कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव होता है, कॉस 60 की वैल्यू आएगी दैट इज हाफ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 10 अपॉन x माइनस 10 इज इक्वल टू हाफ, करोगे ट्वाइस, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 20, तो ये इधर ले जाओ, 30 इज इक्वल टू x आपका आंसर आएगा,
ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी बी ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर? चला जाए लास्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास अ पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। आपने एक पार्टिकल को इधर 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the horizontal, from what height h should an another particle b be projected on the, हम लोग किस हाइट h पर से इस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंके 5 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से, so that both particle collide with 5 मीटर, क्या कह रहा है, both the particle collide with velocity 5 मीटर पर सेकेंड, so that, अरे यार रिपीट हो रही है, अच्छा तभी कहूं हमारी अंग्रेजी इतनी भी खराब नहीं है। so that both particle collide, ये बार बार आ रहा है, हाँ अभी भी, so that both the particle collide, ठीक है, हाँ ऑन द ग्राउंड एट पॉइंट सी, ठीक है, हाँ साइमल्टेनियसली हमने प्रोजेक्ट करा है, दोनों पार्टिकल हमारे पास कोलाइड हो जानी चाहिए साइमल्टेनियसली, ये वर्ड हमारे पास है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जब तक ये पहुंचे उतने में ये हमारे पास पहुंच जाए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए इज इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बी, हमारे पास मैच हो जाना चाहिए। तो यहां पर आएगा 2u साइन थीटा बटे जी इज इक्वल टू अंडर रूट में 2h बाय जी। ये आप सॉल्व कर लेना, आपके लिए वैल्यूज में डाल रहा हूं यहां पे, 2 इंटू यू 10 साइन 60 बटे जी इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 इंटू एच बटे जी। आपको एच यहां से निकाल के रिपोर्ट कर देना है, ठीक है। तो यहां पर आके हमारी पूरी कहानी खत्म होती है। जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने 1.5 घंटे, 1 घंटा 36 मिनट, स्टार्टिंग का 6 मिनट बकवास, 1 घंटा 1.5 घंटे की बात करें तो 1.5 घंटे में हम लोगों ने जो भी बात करी है, जो भी क्वेश्चन करे हैं, इनके कंसेप्ट को आपको रिकॉल करना है, ठीक है। सारे अलग अलग चीजों को रिकॉल करना है और अभी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। तो अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।